हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग एविडेंस एक्ट में सेक्शन 6 को देखेंगे, रेस जस्टिस। इससे पहले हम लोगों ने सेक्शन 5 तक पूरा कवर कर लिया है। 4 तक हमने कवर किया था कि प्रिजम्पशन के बारे में। 5 हमारा है कि सुसंगत और विवादित तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा, अन्यों का नहीं दिया जा सकता है। ये यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया है, सेक्शन 5 तक। अगर जिस किसी स्टूडेंट ने यदि सेक्शन 5 तक उन वीडियो को नहीं देखी हो तो प्लीज़ वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं सेक्शन 6 को। सेक्शन 6 हम लोग देखते हैं कि आखिर है क्या। देखिए, सेक्शन 6 जब आप पढ़ेंगे तो बेयर एक्ट में रेस जस्टिस का जिक्र नहीं किया गया है। ये जो हमने लिखा हुआ है रेस जस्टिस, इसका जिक्र नहीं किया गया। ठीक, सेक्शन 6 की जो वर्डिंग होगी वह कहता है कि एक ही समव्यवहार के भाग यहाँ से शुरू होता है। सेक्शन 6 हमारा रेस जस्टिस का। तो ये रेस जस्टिस कैसे आ गया है? तो रेस जस्टिस जो है हमारा, ये एक लैटिन शब्द है। ये रेस जस्टिस जो है ये हमारा लैटिन शब्द है। ये एक लैटिन शब्द है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि जो काम किया गया है, जो काम किया गया है, किया गया है। रेस जस्टिस एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है कि जो काम किया गया है। इसका मतलब होता है, हमारे यहाँ जो इंग्लिश शब्द में इसका वर्णन किस रूप में होता है, इसका अर्थ होता है एक ही समव्यवहार के क्रम में किए गए कथन या किए गए कार्य। किए गए कथन या किए गए कार्य। कथन या कार्य, यूं हम बात करें, कथन या कार्य, ये हमारे यहाँ प्रयोग होता है। ये कहाँ है? ये लैटिन शब्द है। रेस जस्टिस एक लैटिन शब्द होता है की उत्पत्ति है, जिसका मतलब होता है कि जो काम किया गया है। हमारे यहाँ इंग्लिश वर्ड में अगर बात की जाए तो इंग्लिश में इसे कहेंगे कथन या कार्य, अर्थात कि एक ही समव्यवहार के क्रम में जो किए गए कथन है या जो किए गए कार्य है। ठीक, एक ही समव्यवहार के क्रम में। देखिए, सेक्शन 6 अभी हम शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि क्या इसकी वैल्यू है, कहाँ तक ये पढ़ना चाहिए हमें। तो सेक्शन 6 मैं आपको बता दूं कि ये प्री पर्पस से और मेंस के पर्पस से, दोनों ही पर्पस से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये चाहे प्री हो चाहे मेंस। मेंस में ये पूरा आपका लिखने के लिए सेक्शन 6 आता है कि रेस जस्टिस क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसका कोई अपवाद है तो वो बताइए। ये तमाम चीज़ें और केस लॉ से संबंधित ये सब चीज़ें इसमें नोट डाउन करनी होती हैं। तो सेक्शन 6 में हमें क्या पढ़ना है कि पहली चीज़ तो रेस जस्टिस होता क्या है, इसके अर्थ के बारे में आप जानेंगे। दूसरा, रेस जस्टिस की डेफिनीशन जानेंगे। डेफिनीशन के अंतर्गत जो वर्ड यूज़ किए गए हैं उनके अर्थ आप जानेंगे कि उसका मतलब क्या होता है रेस जस्टिस में। ठीक है, तो कुछ पॉइंट हैं जो आप जानते रहिए, उनको आप मेंस में लिख जाएंगे। वो किसी भी स्टेट का आपका एग्जाम होगा वो आप लिख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 6। रेस जस्टिस हमने बताया कि ये क्या है, ये एक लैटिन शब्द है। आपको पता होना चाहिए, ये कभी प्री में भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से आया है। तो लैटिन शब्द की उत्पत्ति है रेस जस्टिस, जो इसका मतलब होता है जो काम किया गया है। और अगर हम अपने यहाँ देखेंगे, अंग्रेजी शब्द में देखेंगे, तो इसका मतलब होता है कि एक ही समव्यवहार के भाग, एक ही समव्यवहार के क्रम में किए गए कथन या किए गए कार्य, ये सेक्शन 6 के अंतर्गत है। अब सेक्शन 6 में हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। सेक्शन 6 की अगर हम डेफिनीशन देखें तो ये पूरा टोटल निकल के आता है, और इन्हीं सब चीज़ों को हम तोड़कर पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 में कहा गया है, सेक्शन 6 के अनुसार ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आज सेक्शन 6 आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा।
अगर आप कंसंट्रेट पूरे बोर्ड पे करते हैं और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 6 के अनुसार जो तथ्य विवादक न होते हुए भी, ध्यान दीजिएगा, जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं या जुड़े हुए हैं, संसक्त या जुड़े हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और उसी स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों। इसको तोड़ के पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे तो ये कायदे से समझ में आएगा मुझे। देखिए, डिफिनीशन को अगर हम तोड़ते हैं तो पहली चीज इन्होंने क्या कहा है, तथ्य। जो तथ्य, फैक्ट, ये बात कहा जा रहा है। फैक्ट के विषय में हमने कहाँ पढ़ा है, सेक्शन 3 में पढ़ा है हमने कि फैक्ट क्या होता है। फैक्ट हमने बताया था कि फैक्ट आपके दो तरह के होंगे, एक होगा फिजिकल, एक मेंटल, आपका भौतिक तथ्य और मानसिक तथ्य। भौतिक तथ्य जो इंद्रियों द्वारा हम बोधगम्य कर ले चीज़ों को, वो भौतिक तथ्य। मानसिक तथ्य, मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, अर्थात मेंटल, दिमाग से सोचा गया, सद्भावपूर्वक, कपटपूर्वक ऐसे किए गए कार्य, वो क्या मेंटल आप कहेंगे, मानसिक तथ्य में। तो तथ्य हम पढ़ चुके हैं, तथ्य क्या होता है। विवादक तथ्य, ये हम पढ़ चुके हैं कि विवादक क्या होता है, इसे भी हमने पढ़ा है सेक्शन 3 में कि विवादक क्या होता है। एक सिंपल वे में हम लोग कहा है तो दो पक्षकारों के बीच जो विवाद के विषय होते हैं उन्हीं को हम विवादक तथ्य कहते हैं। इसमें एक पॉइंट और आता है, वे तथ्य सुसंगत हैं। जो हम पढ़ चुके हैं उनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सर्किल में ले रहा हूँ, जो हम पढ़ चुके हैं, बाकी हम देखते हैं एक एक करके। वे तथ्य सुसंगत है। सुसंगत क्या होता है, इसके विषय में भी हम लोग पढ़ चुके हैं सेक्शन 3 में। तो हमने 3 में क्या क्या पढ़ा, तथ्य पढ़ लिए हैं, विवादक पढ़ लिए हैं, सुसंगत पढ़ लिए हैं। जब मैं सेक्शन 3 आपको बता रहा था तब मैंने आपसे कहा था कि जो सेक्शन 3 में डिफाइन किए गए हैं शब्द, जो डिफाइन किए गए हैं, इन्हीं का यूज़ पूरे एविडेंस में किया जाएगा। और जो स्टूडेंट सेक्शन 3 को कायदे से पढ़ गया वो पूरी एविडेंस समझ जाएगा, क्योंकि वो शब्द का ही मतलब है। अगर शब्द का मतलब आपने जान लिया तो पूरी एविडेंस आप समझ जाएंगे। तो तथ्य, विवादक, सुसंगत, ये चीज क्या कहा गया, जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं या जुड़े हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, एक ही समव्यवहार के भाग, ये क्या होता है, यही हमें समझना है कि एक ही समव्यवहार के भाग का क्या मतलब है। एक्चुअली एक ही समव्यवहार के भाग का मतलब कि यहाँ यह कहा जा रहा है कि यदि कोई तथ्य अलग अलग करके हम देखते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। कोई तथ्य यदि हम अलग अलग करके देखते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, बट जब उन तथ्यों को जोड़ कर देखते हैं और वह एक समव्यवहार प्रकट करते हैं तो उसका अर्थ एक निकलता है। तो उसी को कहा गया है एक समव्यवहार के भाग। जब कई तथ्य मिलकर, जब कई तथ्य मिलकर देखा जाए तो एक समव्यवहार विशेष को प्रकट करती हैं ये चीज़ें। जब अलग अलग तथ्य होंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, परंतु वही तथ्य मिलाकर हम देखेंगे तो वो एक समव्यवहार प्रकट करेंगे। ठीक है, तो उनका एक मायने होगा, उनका एक मतलब होगा। जब हम उन तथ्यों को मिलाकर पढ़ते हैं तब उसका एक मायने होता है, परंतु वो तथ्य जब हम अलग अलग देखते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं होता, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। परंतु वही तथ्य मिलाएंगे तो उसकी वो एक समव्यवहार के रूप में हमें प्रकट करते हैं वो। ठीक है, एक भाव प्रकट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ चीज़ें हैं एक समव्यवहार के रूप में, एक शब्द दिए गए हैं, जैसे अपराध, ये क्या है, एक समव्यवहार को प्रकट करते हैं पूरी। अपराध, संविदा, अपकृत्य, ठीक है, अपराध, संविदा, अपकृत्य,
एक्सेट्रा, ऐसे चीज़ें हैं। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि कोई चीज़ें, कोई तथ्य अलग अलग है, उसका कोई मायने नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि एक बस है, ठीक है, ये एक बस है, सपोज कर लीजिए ये बस है, ठीक है, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, ये बस है और यहाँ एक आदमी है, हाँ ये एक आदमी है, ये एक इसने केरोसिन का एक लिया हुआ है, बोतल लिया हुआ है केरोसिन का, और यह एक मान लीजिए इससे करते हैं, ये मान लीजिए आपका लाइटर है, ठीक है, ये लाइटर है, ये लाइटर है, केरोसिन, ये केरोसिन है, ये बस है, ये लाइटर है, ओके, ये लाइटर है। एक व्यक्ति द्वारा केरोसिन लिया जाता है, इस बस को जलाने के लिए केरोसिन का यूज़ किया जाएगा और इस आशा से यह केरोसिन लेता है कि मैं बस जलाऊंगा और लाइटर के थ्रू जलाऊंगा, लाइटर लेके जलाऊंगा बस को। तो ये क्या होगा, ये सभी तथ्य हैं, सभी तथ्यों को मिलाकर क्या होगा, एक अपराध घटित होगा। यहाँ पर जो बात मैं कर रहा हूँ, एक अपराध घटित होगा। परंतु यदि हम एक तथ्य को देखें कि यदि एक व्यक्ति द्वारा यह कहा गया भाई केरोसिन उसने उठाया, तो क्या हुआ, उसने अपराध कर दिया? नहीं, ये एक तथ्य है अलग। खाली केरोसिन हो सकता है कि वह अपने घर के यूज़ के लिए ले जा रहा हो, या यह भी हो सकता है कि यदि आप लाइटर कहते हैं कि उसने लाइटर जलाया, भाई लाइटर जलाना कोई अपराध तो है नहीं, सिर्फ एक फैक्ट है कि उसने लाइटर जलाया, ठीक है, ये अलग चीज़ हो गई। बट जब हम सभी तथ्यों को मिलाकर देखते हैं तो हमें क्या प्रकट होता है, वही एक संव्यवहार प्रकट होता है कि केरोसिन का एक जगह से लाइटर लेना, किसी दुकान से केरोसिन लेना, उसको बस के पास ले जाना, छिड़कना और लाइटर से बस को जला देना, ये क्या है, ये एक संव्यवहार प्रकट कर रहा है। तो कुल मिलाकर उसने क्या किया, अपराध घटित किया। तो यही ये पूरी चीज़ें संव्यवहार है। जैसे कहा नहीं जाता कि जो मोतियों का हार होता है, हार कैसे बनता है, हार के लिए मोती चाहिए होता है, एक एक मोती पूरे कई मोतियों को मिलाकर एक हार का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार एक एक तथ्यों को मिलाकर एक संव्यवहार प्रकट होता है, ठीक है, एक संव्यवहार प्रकट होता है और वही एक नाम दिया जाता है कोई अपराध का, किसी संविदा का, किसी अकृत्य का एक नाम दिया जाता है। तो इसके पीछे जो है, इसके पीछे कई फैक्ट जुड़े होते हैं, तो उन फैक्ट को मिलाकर उस चीज़ का नाम दिया गया है और जब उन सबको मिला लेंगे तो वही एक संव्यवहार प्रकट करता है हमारा, ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल आपका है बहुत ही बढ़िया, रटन वर्सेस क्वीन का मामला है। यहाँ मैं रटन वर्सेस क्वीन, रटन वर्सेस क्वीन, रटन वर्सेस क्वीन का मामला, ये 1971 का मामला है, ठीक है, 1971 का मामला है, रटन वर्सेस क्वीन का मामला। अच्छा, न्यायाधीश इसमें पूछे जा सकते हैं क्योंकि एक लीडिंग केस है, तो इसमें आप बताएंगे न्यायाधीश कौन थे। न्यायाधीश इसमें थे लॉर्ड विल्बरफोर्स, लॉर्ड विल्बरफोर्स ये न्यायाधीश थे।
इस फैक्ट की, ठीक है। लॉर्ड विल्बरफोर्स इस वाद के न्यायाधीश थे। इसका सन भी याद रखेंगे आप, ये भी पूछा जा सकता है, ये आप लिखेंगे जब मेंस में। तो ये चूंकि लीडिंग केस है इसलिए यहाँ पर ये इसका जिक्र जरूर करेंगे इस सन का कि 1971 की केस है। जब भी कोई लीडिंग केस आती है तो उसका ध्यान रखिएगा कि सन जरूर लिखिए, क्योंकि सन इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ। तो रटन वर्सेस क्वीन का मामला हम देखते हैं एक ही संविधान के संबंध में। इसमें मैटर क्या था कि एक महिला थी और वो घबराहट में फ़ोन ऑपरेटर को फ़ोन मिलाया और हड़बड़ी में उसने सिर्फ अपने घर का पता दिया और फ़ोन कट कर दिया, ठीक है। घबराहट में फ़ोन मिलाया, फ़ोन ऑपरेटर को हड़बड़ी में अपने घर का पता दिया और फ़ोन कट हो गया। ऑपरेटर ने क्या किया? ऑपरेटर ने वही कॉल पुलिस को मिला दी और पुलिस को वो एड्रेस बता दिया। पुलिस 5 या 10 मिनट के अंदर उस महिला के घर पे पहुंची। महिला मृत पाई गई और उसका पति, आरोप यह लगाया गया कि पति ने ही उसका कत्ल किया है, ठीक। तो ये पूरे एक संव्यवहार था कि घबराहट हालत में उस महिला द्वारा ऑपरेटर को यह बताना, अपने घर का पता बताना और पुलिस का वहाँ पहुँचना और पहुँचने पर उसका मृत पाया जाना, ये सब क्या है? ये एक संव्यवहार प्रकट कर रहे हैं, पूरे एक संव्यवहार है। तो इसको एक सुसंगत तथ्य माना गया, पूरी चीज़ों को ये सुसंगत माना गया, ठीक है, समझ गए आप? तो यही एक ही संव्यवहार के भाग के अंतर्गत इस चीज़ को माना गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि अब देखिए यहाँ तक आ गए हम। यही बात कहा जा रहा है ना कि जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, वो सभी तथ्य आपस में जुड़े हुए, चाहे इसको देख लीजिए चाहे ये देख लीजिए, सभी तथ्य क्या हैं? आपस में जुड़े हुए हैं। तो वो सभी तथ्य आपस में जुड़े हैं, वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं। वे क्या हैं? एक ही संव्यवहार के भाग, ठीक, एक ही संव्यवहार के भाग। वे तथ्य सुसंगत हैं, ठीक, यही बात हमने कहा कि वे तथ्य सुसंगत है, चाहे वे उसी समय और उसी स्थान पर। इसका क्या मतलब है? चाहे उसी समय या उसी स्थान पर। इसका आशय यह है कि जब कार्य किया गया तो उसी स्थान पर। जैसे कि एक आप दृष्टांत इसमें देखेंगे, पहला दृष्टांत आपका है कि दो व्यक्तियों के मध्य जब लड़ाई हो रही है तो दोनों व्यक्तियों के मध्य जो कुछ भी कहा गया या किया गया, ए और बी के मध्य यह लड़ाई हुई, ए द्वारा बी की हत्या कारित कर दी गई, ठीक है। तो ए द्वारा जो कुछ कहा गया या किया गया या बी द्वारा जो कुछ कहा गया या किया गया उस समय, या लोगों के द्वारा जो कहा गया, वो सभी तथ्य क्या होंगे? सुसंगत तथ्य होंगे, क्योंकि वो एक ही संव्यवहार के भाग के अंतर्गत माने गए हैं और वह उसी समय और उसी स्थान पे किए गए हैं, ठीक है। ये उसी समय और उसी स्थान पे किए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 6 रजिस्ट्री के अंतर्गत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जब आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि कोई और चीज़ें आप बना सकें, अपनी बातों को और तरीके से कह सकें। अर्थात कहने का मतलब ये है मेरा कि यदि दो व्यक्तियों के मध्य लड़ाई हो रही है तो उसी समय जैसे अचानक चीज़ें, अरे आज मैं तुमको मार डालूंगा, आज मैं छोड़ूंगा नहीं, ये सब क्या है? ये सब सुसंगत है, क्योंकि ये उसी समय अचानक चीज़ें आई हैं, आप सोच विचार के नहीं आए थे कोई ही, क्योंकि उस समय अचानक चीज़ें आ रही, या भीड़ द्वारा, अरे बचाओ नहीं तो उसको फलाने को मार डालेगा, ये वो। तो ये सब क्या है? वो सब आपके सुसंगत तथ्य हैं। ये सब ऑन द स्पॉट हो रहा है, मैटर हो रहा है, चीज़ें बाहर निकल रही हैं, तो वो एक ही संव्यवहार के भाग होंगे और वे सभी मैटर जो ए या बी द्वारा उस लड़ाई के दौरान कहे गए या किए गए कार्य हैं या लोगों के द्वारा जो भीड़ जुटी थी उनके द्वारा कहे गए हैं, तो वो सभी चीज़ें क्या होंगी? वो एक ही संव्यवहार के भाग के अंतर्गत मानी जाएंगी और ये सुसंगत होंगे, ठीक।
ये चीज़ें थी। अच्छा, एक चीज़ और आता है मैटर कि कार्य और कथन की बात आती है। एक आता है कार्य और कथन, कार्य प्लस कथन, ठीक है, कार्य प्लस कथन। ये क्या है? इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि किसी को चाकू लगा हुआ है, किसी ने ए द्वारा मान लीजिए बी को चाकू मार दिया गया। बी क्या करता है कि रोड पे चाकू जैसे लगा हुआ है वो तड़पते हुए जाता है और ए का नाम पुकारता है कि भाई फला व्यक्ति द्वारा मुझे चाकू मार दिया गया, ए द्वारा मुझे चाकू मार दिया गया है, आज उसने मेरी हत्या कर दी है। ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सभी चीज़ें आपका सुसंगत मानी जाएंगी। कार्य किया जाए, कथन कह रहा है, वह उसकी आचरण को प्रकट कर रहा है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो सेक्शन 8 में यही चीज़ें बताई गई हैं कि कथन के साथ उसका आचरण भी प्रकट हो रहा है, तो ये आपका सेक्शन 8 के अंतर्गत सुसंगत माना जाएगा। क्योंकि रजिस्टर तो आगे भी है, ऐसा नहीं है सेक्शन 6 में ही उसका खाली प्रावधान है, इसके प्रावधान हमें आगे भी धाराओं में मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि कार्य के साथ उसका कथन भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो संव्यवहार हैं, चाकू उसका मारना, उसका मुंह से प्रकट करना, वो सब चीज़ें जो कहना कि फला व्यक्ति द्वारा मार दिया गया है मुझे, तो ये सभी चीज़ें एक ही संव्यवहार के अंतर्गत मानी जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा यहाँ पर कि जो टाइम पीरियड है, इस देखिए सेक्शन 6 में टाइम पीरियड का बड़ा रोल है। सेक्शन 6 में टाइम पीरियड का इसलिए रोल है क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा तो आप अपनी बातों को बना सकते हैं, बढ़ा चढ़ा के उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा पकड़ने में न्यायालय को परेशानी होती है, ठीक। इसीलिए टाइम पीरियड का बहुत ध्यान रखा जाता है कि आपने वो बातें कब कहीं, कब नहीं कहीं। जैसे भीड़ वाला हमने बताया आपको कि ए बी के मध्य लड़ाई हुई, उस लड़ाई के दौरान जस्ट आपने क्या कहा वो सुसंगत माना जाएगा। भीड़ ने उस समय क्या कहा ये सुसंगत माना जाएगा। बट ये सुसंगत नहीं माना जाएगा कि आप 1 घंटे बाद भीड़ कुछ कह रही है या आप 1 घंटे बाद कुछ कह रहे हैं, तो वो सुसंगत नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो टाइम का बहुत गैप हो जाता है। इस वजह से आप कुछ बातें अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी में एक केस आती है आर वर्सेस वेडिंगफील्ड की। यहाँ लिख देते हैं आर वर्सेस वेडिंगफील्ड, आर वर्सेस वेडिंगफील्ड, वेडिंगफील्ड। ये लीडिंग केस है जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो ये आर वर्सेस क्वीन, यहाँ न्यायाधीश याद रखिएगा लॉर्ड विल्बरफोर्स हैं। यहाँ है आर वर्सेस वेडिंगफील्ड में, देख लीजिएगा, शायद कॉकबर्न है क्या इसमें, कॉकबर्न द्वारा आई थिंक प्रतिपादित किया गया था इन आर वर्सेस वेडिंगफील्ड में। ये कॉकबर्न थे, कॉकबर्न, ओके, ये न्यायाधीश थे शायद उस समय। तो आर वर्सेस वेडिंगफील्ड का मामला है। इसमें क्या कहा गया, इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि जो समय का अंतराल है कितना इम्पोर्टेंट है वह जानिएगा आप। यहाँ हमने बताया आपको दो लड़ाई की, जो कहे जो सुने उस समय, जो भीड़ ने कहा जो किया, वो सभी चीज़ें सुसंगत तथ्य हैं, एक ही समय वो चीज़ें की गई हैं। बट यहाँ क्या होता है, वेडिंग फील्ड में क्या होता है, एक महिला का गला काट रेत दिया जाता है, और जब रेत दिया गया तो वह बाहर निकलती है घर के और कहती है कि ओ मेरी प्यारी चाची देखिए वेडिंग फील्ड ने मेरा क्या हाल किया है, ठीक है। इतनी चीज़ें वो अपने आंटी से बताती है। न्यायालय ने क्या कहा कि न्यायालय ने कहा कि यह चीज़ों को ग्राह्य नहीं माना गया, इसको एक ही समव्यवहार के अंतर्गत नहीं माना गया, इसको सुसंगत नहीं माना गया। क्यों? इसलिए नहीं माना गया क्योंकि जब उनका गला रेतने के लिए वो व्यक्ति आ रहा था तब उन्होंने वहाँ चिल्लाना उचित नहीं समझा, तब उन्होंने वहाँ चिल्लाया नहीं। जब रेतने जा रहा था तो भी उन्होंने नहीं चिल्लाया, तो अब रेतने के बाद वो चिल्लाया क्योंकि टाइम पीरियड उसमें गैप हो गया था, इसलिए नहीं माना गया था यहाँ पर एक ही समव्यवहार के अंतर्गत, ठीक है। यह तब माना जाता जब वो रेतने के लिए आपका गला आ रहा है, तब आप चिल्लाइए ओह देखिए मेरा गला रेतने के लिए आ रहा है, मुझे बचाइए। जो भी आप कथन करते, आपकी मुख से जो भी चीज़ें उस समय निकलती ऑन द स्पॉट, तो वो चीज़ें एक ही समव्यवहार के अंतर्गत मानी जाती।
बट यहाँ पर एक ही समव्यवहार के अंतर्गत इसीलिए नहीं मानी गई क्योंकि वहाँ टाइम अंतराल था, समय का अंतराल था, इसलिए यहाँ पे नहीं माना गया। टाइम काफ़ी बीत चुका था इसलिए नहीं माना गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें यह कहा गया है कि विभिन्न, लास्ट वाला है, इसमें विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों। देखिए, कोई भी समव्यवहार यह जरूरी नहीं है कि वह एक ही समय और उसी स्थान पर घटित हो। यह ऐसा भी हो सकता है कि वह विभिन्न समयों और विभिन्न स्थानों पर भी घटित हो सकते हैं। कैसे? देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। जैसे कि ए बी सी डी ये 4 व्यक्ति हैं। ये क्या करते हैं? एक षड्यंत्र रचते हैं। किसी होटल में जाके या किसी कमरे में षड्यंत्र रचते हैं कि किसको मार देंगे? पी नाम के व्यक्ति को मारना है। षड्यंत्र रचा इन्होंने कि पी नाम के व्यक्ति को मार देना है। ए ने क्या कहा कि ठीक है भाई मार देंगे। बी क्या करेगा कि फला जगह जाएगा, जैसे इसको मारना है जौनपुर में मारना है। पी जो है जौनपुर में रहता है, जौनपुर में इसको मारना है। तो बी ने क्या कहा कि ठीक है भाई। ए ने कहा बी से कि भाई तुम जो है कि इलाहाबाद से गाड़ी कर लेना, वहाँ से सी को बैठा लेना। कहा ठीक है। डी क्या करेगा? पिस्टल ले लेगा और उसकी गोली वोली सब ले लेगा। कहाँ से? बनारस से ले लेगा। ठीक है, पिस्टल लेगा और आकर कोई एक अन्य व्यक्ति जो है या डी ही उसको मार देगा। तो ये सब क्या है? ये षड्यंत्र रचा गया एक जगह, गाड़ी की गई दूसरी जगह द्वारा, दूसरे व्यक्ति के द्वारा, बंदूक खरीदी गई किसी और जगह, गोली खरीदी गई वहाँ पर और मारा गया कहीं और। तो ये सब क्या है? ये सभी फैक्ट हैं, भले ही अलग अलग जगह हुए हों, बट ये सब मिलाकर एक ही समव्यवहार को प्रकट करते हैं, इसलिए यह सुसंगत माने जाएंगे। ठीक है, ये सभी एक जगह के फैक्ट है क्योंकि सब एक ही समव्यवहार में ट्रांजैक्शन में चल रहे हैं, इसलिए वो भले ही अलग अलग फैक्ट हैं बट वो अलग अलग फैक्ट अपने में एक अर्थ दे जा रहे हैं और उन सभी को मिलाकर आप देखेंगे तो वो एक समव्यवहार प्रकट करते हैं, इसलिए यहाँ पे सुसंगत माना जा रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए इसका यह मतलब कहा गया है रेजिस्टे एंड हियरसे एविडेंस। पहले हियरसे एविडेंस क्या होता है उसके विषय में जानते हैं। हियरसे पहले भी हमने बताया कि अनुसूत साक्ष्य। अनुसूत का मतलब है कि जो वारदात है वो किसी अन्य ने देखा है, उसके द्वारा किसी और को बताया जा रहा है वह कथन, तो वह क्या होगा? अनुसूत साक्ष्य हो गया। वह व्यक्ति जिसने उस वारदात को देखा है वह यदि किसी अन्य व्यक्ति को बताता है तो वह व्यक्ति न्यायालय में साक्ष्य नहीं दे सकता। ठीक है, बट वह व्यक्ति जिसने वारदात को देखा है वह न्यायालय में साक्ष्य दे सकता है। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं इस चीज़ को, जैसे कोई वारदात हुई वह ए द्वारा देखा गया। ठीक, कोई घटना हुई, किसी को किसी ने मार दिया या किसी को कुछ भी कर दिया, चोरी कर लिया, तो वो देख रहा है कि उसका पर्स लेके भाग गया या कुछ भी हो गया, तो वो वारदात ए देख रहा है। ए ने क्या किया? ए ने बी को बता दिया कि भाई क्या घटना घटी थी। तो बी क्या करता है? क्या न्यायालय में दी गई गवाही मान्य होगी? तो नहीं, बी जो है न्यायालय में गवाही नहीं दे सकता क्योंकि बी क्या है? अनुसूत साक्ष्य होगा। ये इसका अनुसूत साक्ष्य है क्योंकि इसने वह जो फैक्ट है, जो वारदात हुई है, वह बी द्वारा नहीं देखा गया बल्कि ए द्वारा देखा गया है। तो गवाही कौन देगा? ए ने देखा है, इसलिए ए द्वारा ही गवाही देगा। कहा गया है ना सेक्शन 16, मौखिक साक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रत्यक्ष होना चाहिए कि आप ही देखें, आप ही सुने, सभी चीज़ें आप ही करें, तो उसी व्यक्ति द्वारा गवाही दी जाएगी। तो ये अनुसूत साक्ष्य होगा। तो यहाँ पे इसके द्वारा गवाही नहीं दी जाएगी, इसके द्वारा गवाही दी जा सकती है। ठीक, ये तो रहा हियरसे एविडेंस। बट रजिस्टर में एक अपवादित दशाएं भी हैं जिसमें कि बी द्वारा भी गवाही दी जा सकती है। भले ही न इसने
वह वारदात नहीं देखी है, क्योंकि ऐसी ज़रूरत थी इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया है। हियर से एविडेंस को सामान्य अवस्था में हियर से एविडेंस को मान्य नहीं किया गया है, यह साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया गया है, बट अपवादित दशाओं में इसको मान्य किया गया है। जैसे एक मामला था आर वर्सेस फोस्टर का मामला, आर वर्सेस फोस्टर, ठीक है, आर वर्सेस फोस्टर का मामला था। इसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति को एक ट्रक वाले ने उड़ा दिया। मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति था, एक ट्रक आई इसको उड़ा ले गई। अब जब वो घटना स्थल पर था, तड़प रहा था, तो बी नाम का व्यक्ति जो था वो जा रहा था रास्ते से। उसने देखा कि ए नाम का व्यक्ति तड़प रहा है, तो ए वाला क्या किया कि जो घटना उसके साथ घटित हुई थी उसने पूरा वाक्यांश बी को बताया। तब बी द्वारा जब न्यायालय में कहा जाएगा तो बी का साक्ष्य क्या होगा? बी का साक्ष्य जो हियर से एविडेंस होगा, अनुश्रुत साक्ष्य। क्यों? क्योंकि यह घटना बी द्वारा नहीं देखी गई अपितु ए द्वारा देखी गई है, बी द्वारा नहीं देखी गई। ध्यान रखिएगा, बी द्वारा नहीं देखी गई, ए द्वारा देखी गई। ए के साथ ऐसा वाक्यांश हुआ है, इसलिए यह बी द्वारा जो घटना बताई जाएगी वो हियर से एविडेंस मानी जाएगी। बट यहाँ पर जो है रेजिस्टर के अंतर्गत इसके एविडेंस को ग्राह्य माना गया है यहाँ पर, ठीक है। हियर से एविडेंस होने के बावजूद भी इसके एविडेंस को ग्राह्य माना गया है, ठीक। तो ये आपका चीज़ें थी। अब देखिए कुछ चीज़ें और रह गई हैं। कुछ लोगों के स्टेटमेंट है, जैसे प्रोफेसर विगमोर का एक स्टेटमेंट है। प्रोफेसर विगमोर, विगमोर का स्टेटमेंट है एक। विगमोर का क्या स्टेटमेंट है? इन्होंने कहा था कि रेजिस्टे का नियम न केवल व्यर्थ है अपितु हानिकारक भी है। ये विगमोर ने कहा था कि रेजिस्टे का नियम न केवल व्यर्थ है बल्कि हानिकारक भी है। अब व्यर्थ क्यों है और हानिकारक क्यों है, ऐसा इन्होंने क्यों कहा? तो व्यर्थ इसलिए कहा था क्योंकि प्रत्येक पहलू जो है रेजिस्टे के वह किसी न किसी अन्य नियम में आते हैं, ठीक है। प्रत्येक पहलू रेजिस्टे के वह किसी न किसी अन्य नियम में आते हैं। हानिकारक इसलिए है क्योंकि वह जो है दूसरे नियम की सीमाओं को भी अस्पष्ट कर देता है। क्योंकि सेक्शन 6 जो है, जो रेजिस्टे है वो सेक्शन 6 तक ही सीमित नहीं है बल्कि वो अन्य सेक्शन में भी आता है, जिससे कि अस्पष्टता झलकती है। इसलिए ये हानिकारक कहा गया है इन सब चीज़ों को, ठीक है। यही स्टेटमेंट प्रोफेसर विगमोर ने दिया था, ठीक है। और प्रोफेसर स्टोन ने भी एक वाक्य कहा था, ये भी याद रखिएगा। प्रोफेसर स्टोन, ये प्रोफेसर स्टोन ने कहा था। क्या कहा था इन्होंने? प्रोफेसर स्टोन ने कहा था कि साक्ष्य विधि का शायद ही कोई अन्य सिद्धांत इतनी अनिश्चित था तथा संदेह से भरा हुआ हो। साक्ष्य विधि का कोई अन्य सिद्धांत शायद ही कोई इतना अनिश्चितता या संदेह से भरा हुआ हो जितना कि ये है, क्योंकि इसको माना जाता है कि बड़ी ही अनिश्चितता और संदेह से भरा हुआ है। सेक्शन 6 को माना जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपका सेक्शन 6 से संबंधित थी। अच्छा, इसमें एक दृष्टांत जो भी देखें, किसी भी सेक्शन में जितने दृष्टांत हैं उसको आप जरूर पढ़िएगा। जो दृष्टांत होते हैं वो सेक्शन को स्पष्ट करते हैं कि सेक्शन जो है क्या कहना चाहता है। पहला दृष्टांत हमने बताया था। दूसरा दृष्टांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कोई एक व्यक्ति सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर, जो कि सेनाओं के अंतर्गत है, वो जेलें को तोड़ी जाती हैं और खाली की जाती हैं, भले ही वह उसमें भाग न लिया हो, उसने जेलें न तोड़ी हों, तो ठीक है। ये सब चीज़ें आप जरूर याद रखिएगा।
देखिए सेकेंड वाला है कि क एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़ी जाती हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। इन तथ्यों को घटित होना साधारण समव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, चाहे क उन सभी में उपस्थित न रहा हो। ठीक है, विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों, उपस्थित रहना जरूरी नहीं है। शुरू में कहा ना कि सशस्त्र विप्लव में भाग ले लिया, अब भले ही वहाँ उपस्थित न रहा हो। हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था, ABCD सब षड्यंत्र रचते हैं कि P को मारना है जौनपुर में। A भले वहाँ उपस्थित न रहा हो, परंतु उसने उस षड्यंत्र में भाग लिया है तो वह दोषी माना जाएगा, उस संव्यवहार के अंतर्गत उसको माना जाएगा। तो ऐसे ही 4 जो दृष्टांत हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दृष्टांत है सेक्शन 6 के। कभी कभी मेंस में भी ये प्रॉब्लम बना के पूछा जाता है दृष्टांत को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो ये सब सेक्शन 6 से संबंधित है। अच्छा, एक चीज़ और हमें बताना था आपको कि इसमें एक है कि RS मालकानी का वाद है, मालकानी का मामला है, एक मालकानी का मामला है। RM मालकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आप लिख लीजिएगा, RM मालकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मालकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मालकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें यह कहा गया कि क्या फोन टेपिंग जो है, फोन टेप करना, क्या वो एक समव्यवहार के अंतर्गत माना जाएगा? तो यह कहा गया यदि जिस समय फोन टेप किया जा रहा है किसी विवादित तथ्य से वह संबंधित है, ठीक है, एक ही क्रम में है और वह संबंधित है जो फोन टेप किया जा रहा है, तब उसको सुसंगत तथ्य माना जाएगा, एक ही समव्यवहार के अंतर्गत इसको माना जा सकता है, बशर्ते वह उस तथ्य से संबंधित होना चाहिए, उस मैटर से संबंधित होना चाहिए जो आप फोन टेप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी मालकानी में कहा है। फोन टेप मामला आप याद रखिएगा मालकानी से संबंधित है। कभी कभी प्री में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाद किससे संबंधित है, तो ये याद रखिएगा और इसको आप मेंस के थ्रू भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी सेक्शन 6 से संबंधित हमने बताई आपको कि रजिस्ट्री क्या होता है, इसका अर्थ हमने बताया कि ये है। सेक्शन 6 के अनुसार क्या क्या चीज़ें आप कैसे लिखेंगे सेक्शन 6 को, वो हमने बताया कि ऐसे तोड़ के आप लिख सकते हैं उन सब चीज़ों को। ठीक है, और इसी में जब आप लिखेंगे तो इसी को थोड़ा थोड़ा आप अंडरलाइन करेंगे। तथ्य के विषय में सेक्शन 3 में बताया गया, विवादक सुसंगत के विषय में 3 में बताया गया क्या है, हल्का सा लिख देंगे तो और अच्छा होगा। फिर आप उसको तोड़ेंगे, वहाँ पर फिर लिखेंगे कि एक ही समव्यवहार का भाग का मतलब क्या होता है। वहाँ आप बताएंगे रटन वर्सेस क्वीन का मामला बताएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मामला, इसको छोड़िएगा नहीं। कभी भी सेक्शन 6 आएगा तो रटन वर्सेस क्वीन जरूर आएंगे, तो यहाँ रटन वर्सेस क्वीन का मामला आप बताएंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ दृष्टांत आप बताएंगे, फर्स्ट वाला यहाँ पे ले आएंगे। कार के साथ कथन भी शामिल है, इसको भी आप बताएंगे और इसको थोड़ा सा करेंगे कि कहाँ गया, विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों, ये बताएंगे कि कोई भी समव्यवहार जो है ये जरूरी नहीं है कि वह एक ही समय और उसी स्थान पर घटित हो, उसी समय और उसी स्थान पर घटित हो, जो यह विभिन्न समय और विभिन्न स्थानों पर भी घटित हो सकते हैं। टाइम रहेगा तो एग्जाम्पल आप दे देंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे और बताएंगे रेजिस्टिव एंड हियरसे एविडेंस। ठीक, इसका संबंध क्या है, रेजिस्टिव और सच का संबंध, आर वर्सेस फोस्टर का मामला वहाँ पे देंगे, इन सब चीज़ों को बताएंगे। और ये जो 2 स्टेटमेंट थे इसको रहने दीजिएगा, ये मत बताइएगा मेंस में, आप लिखने को लिखने नहीं रहेगा, या बस आप जानते रहिए प्री पर्पस से पूछा जा सकता है दोनों को स्टेटमेंट कि किसने कहा था, तो ये जानते रहिए विगमोर ने क्या कहा था और प्रोफेसर स्टोन ने क्या कहा था। तो ये सब चीज़ें हैं सेक्शन 6 से संबंधित। तो बस आज के लिए इतना ही। और अब अगर पिछली वीडियो आपने अगर नहीं देखी हो तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ सभी वीडियो आपको मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ तक यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे के सेक्शंस को हम लोग देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए बस इतना ही।
थैंक यू।